है। कौन सा लेसन चल रहा है? नंबर 3 theory of gases. काइनेटिक theory of gases and radiation। ओके, देखो लास्ट टाइम आइडियल गैस इक्वेशन बताया था, मीन फ्री पाथ बताया था। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट, ये लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। आपके स्क्रीन पर आया क्लियर इमेज? ओके, दिख रहा है क्या स्क्रीन पर? यस सर। हाँ सर। यस सर। चलो इधर ध्यान दो। एक क्यूबिकल कंटेनर है, मतलब कैसा रहता? क्यूब, देखो ये शेप, ये क्यूबिकल कंटेनर में क्या लिया हुआ है? गैस भरा हुआ है पूरा। ओके, और कोई डायग्राम समझ में आई? सेम डायग्राम आपके स्क्रीन पर दिख रही। एक मेरी वेटिंग रूम वाला कौन है? नवीन। इसमें बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब ये क्यूबिकल कंटेनर है, गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में लास्ट टाइम क्या बताया था मैंने? These molecules are not at rest, they are constantly moving, right? They are constantly moving with random motion. So during this motion they will collide with the wall of the container. ये मॉलिक्यूल है सब वॉल से कोलाइड होंगे, सब वॉल से कोलाइड होंगे, तो क्या होगा? अंदर से फोर्स एक्सर्ट होगा। अब जहां पर फोर्स रहता है उसकी वजह से क्या जनरेट होगा? प्रेशर। ओके, दैट प्रेशर वी हैव टू फाइंड, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। एग्जाम में ये इस पर अभी तक कम से कम 5 बार क्वेश्चन आया था। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ आइडियल गैस एनक्लोज इन ए क्यूबिकल कंटेनर। एक क्यूबिकल कंटेनर में जो गैस है, वो गैस कंटेनर पर कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, वो पी का फॉर्मूला अपने को फाइंड करना है। एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। ओके, समझ में आया क्वेश्चन? अब देखो उसके लिए ये डायग्राम बनी हुई, या तो ये डायग्राम बनी, इसमें क्या है ध्यान से सुनो। कंसीडर एन आइडियल गैस enclosed in a cube having each side of length L। हर साइड की लेंथ कितनी है क्यूब की? L इतनी लेंथ। Let N, capital N, be the total number of molecules of the gas inside the cube and M be the mass of each molecule। इसमें कितने मॉलिक्यूल्स है? N। सपोज 1 करोड़ मॉलिक्यूल है, इसको डिनोट करेंगे कैपिटल N से, और हर मॉलिक्यूल का मास है स्मॉल m। हर मॉलिक्यूल सेम रहेगा दूसरे मॉलिक्यूल से, तो टोटल गैस का मास आएगा कैपिटल N इंटू M। टोटल मास ऑफ द गैस इज कैपिटल M इज N मल्टीप्लाई बाय N। ठीक है, यहां तक समझा? नाउ सी, सपोज दैट the 3 intersecting edges of the cube are along the coordinate axis x, y and z with origin O at the corner of the cube। मतलब ये क्यूब का सपोज ये कॉर्नर कंसीडर करो, या तो यहाँ अंदर एक कॉर्नर रहेगा, राइट? इसको वैनिशिंग पेन से अच्छे से बनाइए। क्यूब ट्रांसफर रहेगा कांच का, तो अपने को उसके लास्ट अंदर का भी ये दिखेगा। ये जो कॉर्नर है, सपोज करो यहाँ से पास हो रहा है एक्स एक्सिस, यहाँ से पास हो रहा है वाई एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस। दिस इज 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्स एक्सिस देखो यहाँ बना हुआ है, एक्स एक्सिस इधर है, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, और क्यूब ऐसा है। इमेजिन करो 3 डायमेंशनल फिगर, इसके साइड्स बने हुए ए बी सी डी, एक साइड है, फिर ये दूसरा है, ये तीसरा, ऐसे उसमें कितने साइड्स रहेंगे? 6 साइड रहेंगे। ठीक है, हर
साइड का लेंथ सपोज किया हुआ है स्मॉल एल और एक्स वाई जेड एक्सिस ऐसे। अब इंपॉर्टेंट चीज, ये गैस में कितने मॉलिक्यूल सपोज किए हमने, कैपिटल एन। गैस कंटेन्स एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। तो इसको डिवाइड करो 3 से, तो n/3 मॉलिक्यूल जा रहे एक्स डायरेक्शन में, n/3 मॉलिक्यूल जा रहे y डायरेक्शन में और n/3 मॉलिक्यूल जा रहे z डायरेक्शन में। ऐसा सपोज किया हुआ है। मतलब फॉर एग्जांपल गैस में है 300 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो 300 को 3 से डिवाइड करो, कोऑर्डिनेट एक्सिस वो आएगा 100, मतलब 300/3 molecules, they are moving parallel to x-axis. 100 molecules are moving parallel to y-axis. 100 molecules are moving parallel to z-axis. ये imagination है. We assume that on an average n/3 molecules are constantly moving parallel to each other on the coordinate axis x, y and z. अब कंसिडर करो सिर्फ एक्स एक्सिस। देखो ये एक्स एक्सिस से जो पैरेलल मूव हो रहे हैं, ये जो फेस दिख रहा है ए बी सी डी, ये शेडेड पोर्शन है, आपके मोबाइल पे भी दिख रहा होगा। इसका कलर थोड़ा सा डार्क ब्लू है, शेड किया हुआ है। ये मॉलिक्यूल जो एक्स एक्सिस को पैरेलल मूव रहे ऐसा अंदर से, वो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, ये शेडेड पोर्शन पर अंदर से कोलाइड होंगे, ठीक है। ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, n/3 मॉलिक्यूल्स। तो n/3 मॉलिक्यूल्स, हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अलग अलग रहेगी। सपोज फर्स्ट की वेलोसिटी है v1, सेकंड मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है v2, थर्ड मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है v3, फोर्थ की है v4, ऐसा करते करते लास्ट की रहेंगी Vn/3, क्योंकि इसमें n/3 मॉलिक्यूल्स है। वही यहाँ लिखा हुआ है, बी द वेलोसिटीज ऑफ n/3 मॉलिक्यूल्स मूविंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एजम्पशन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आंसर, इसका ध्यान से सुनो, वापिस एक बार बताऊंगा, ठीक है। अब समझ में आया। फर्स्ट पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी है v1, जिसका मास है m1, सपोज वो ये वाला पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी है v1, 1 ने लिखा है v1, इसका मास है m। ये पार्टिकल ऐसा x एक्सिस से पैरेलल मूव हो रहा है। ये आगे बढ़ते बढ़ते क्या करेगा, अंदर से ये वॉल पर कोलाइड होगा, ठीक है। अब जब वो कोलाइड होगा तो एक टर्म आपने 11th में 10 में सीखे थे, कैपिटल P, that is called momentum. Capital P is momentum of particle. It is obtained by mass into velocity. The product of mass and velocity is called momentum. Now see, this molecule will collide with this wall and the collision is elastic. जब इलास्टिक कोलिजन रहेगा तो मोमेंटम कंजर्व होता, मोमेंटम सेम रहता है। ऐसा 11 में देखे थे आपने, एक लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये मोमेंटम mv कितना रहता, वो अपने को पहले फाइंड करना है। देखो मॉलिक्यूल इधर से निकला, यहाँ के कोलाइड हुआ, तो उसका मोमेंटम रहेगा mv1, मास इंटू वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। समझ में आ रहा है। उसके बाद ये मॉलिक्यूल जब यहाँ कोलाइड होगा, तो कोलाइड होने के बाद वो वापिस यहाँ से रिटर्न जाएगा उल्टे डायरेक्शन में। जब वो रिटर्न रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, उसकी वेलोसिटी रहेगी -v1, तो उसका मोमेंटम रहेगा -mv1। समझ में आ रहा। mv1 is the momentum before collision, minus mv1 is the momentum after collision। तो मोमेंटम कितने से चेंज हुआ, तो देखो change in momentum of molecule is final momentum minus initial momentum।
फाइनल मोमेंटम है -mv1 माइनस इनिशियल मोमेंटम है mv1, तो चेंज इन मोमेंटम इज -mv1 -mv1 इज -2mv1। ठीक है, एक कोलिजन की वजह से क्या हुआ, मोमेंटम चेंज हो गया -2mv1। किसका मोमेंटम चेंज हुआ, मॉलिक्यूल का। अब 11th में आपने देखे थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जैसा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वैसा रहता लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मोमेंटम कैन बी कन्वर्टेड और ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब -2mv1, व्हाट डज इट मीन, molecule has lost the momentum, माइनस साइन है, मॉलिक्यूल का मोमेंटम लॉस हो गया। तो अब ये मोमेंटम कंजर्व होता, मतलब कोई चीज को मिल गया। किसको मिला, तो ये वॉल को मिलेगा, शेडेड वॉल को मिलेगा। सो मोमेंटम गेन और मोमेंटम ऑब्टेन्ड बाय दिस वॉल ड्यू टू वन कोलिजन इज +2mv1। ओके, समझ में आ रहा, ध्यान से सुना तो समझ में आएगा। मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल ड्यूरिंग कोलिजन इज +2mv1। ओके, एक कोलिजन के वजह से, एक मॉलिक्यूल का एक कोलिजन, उसके वजह से मोमेंटम कितना मिला उसको, +2mv1। समझा यहाँ तक। अब उसके बाद देखो, ये मॉलिक्यूल यहाँ कोलाइड होगा, फिर यहाँ से वो वापस यहाँ कोलाइड होके वो वापस लेफ्ट में ट्रेवल होगा और इसके सामने के फेस से या सामने के वॉल से वापस कोलाइड होगा। कौन से वॉल से कोलाइड होगा वो, अब ये वॉल से, ठीक है, ये वॉल से कोलाइड होगा, फिर यहाँ कोलाइड होगा, वहां से वापस बाउंस बैक करेगा, वापस ये वॉल पर आकर कोलाइड होगा। मतलब ये वॉल पर कोलाइड हो गया, फिर वापस गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, l, फिर वापस आया, फिर डिस्टेंस ट्रेवल किया 2l। ऐसा सेम वॉल से डबल से कोलाइड होने के लिए उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 2l। so you can say distance travel between two successive collision is 2l। ओके, तो उस पर से अपने को अब मिलेगा उसका टाइम। देखो, द टाइम फॉर द मॉलिक्यूल टू ट्रेवल बैक एंड फोर्थ इज, टाइम का फॉर्मूला क्या रहता, या वेलोसिटी का फॉर्मूला रहता, वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, 2l, उसकी वेलोसिटी कितनी है, v1। 2l divided by v1 is the time between two collisions। okay, so average force exerted on the shaded wall by first molecule। अब अभी तक सिर्फ फर्स्ट मॉलिक्यूल का ही चल रहा है कंसिडरेशन। फर्स्ट मॉलिक्यूल ने कितना फोर्स एक्सर्ट किया, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, force is rate of change of momentum। okay, rate of change of momentum is called force। so average force is average rate of change of momentum। कोई भी चीज का रेट फाइंड करने के लिए, पहले भी बताया था मैंने, उसको डिवाइड करते टाइम से। ओके, टाइम से उसको डिवाइड करने का। अब यहाँ मोमेंटम कितना है, 2mv1, इसको डिवाइड करेंगे टाइम से, टाइम कितना है, 2l/v1। तो देखो 2mv1 डिवाइडेड बाय 2l/v1, ये v1 ऊपर आएगा तो हो जाएगा v1 स्क्वायर, ये 2 कैंसल, l वैसा के वैसा, mv1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, mv1 square divided by l, this is the force exerted by first molecule। समझ में यहाँ तक, फर्स्ट मॉलिक्यूल ने
ये वॉल पर कितना फोर्स एक्सर्ट किया, तो mv1 स्क्वायर अपॉन l। ऐसा एक मॉलिक्यूल नहीं, कितने मॉलिक्यूल है, n/3। हर एक की वेलोसिटी अलग है, सेकंड की है v2, थर्ड की है v3, लास्ट की है vn/3। तो दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट मॉलिक्यूल। सिमिलरली फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकंड मॉलिक्यूल mv2 स्क्वायर अपॉन l। v1 के जगह सिर्फ मैंने लिया v2। फोर्स एक्सर्टेड बाय थर्ड मॉलिक्यूल mv3 स्क्वायर अपॉन l। Force exerted by fourth molecule mv4 square upon l। Similarly, force exerted by last molecule mvn/3 square upon l। ठीक है, ऐसे सब फोर्स अलग अलग मॉलिक्यूल के हैं। तो टोटल फोर्स फाइंड करने के लिए या तो टोटल चेंज इन मोमेंटम फाइंड करने के लिए हर एक का एडिशन लेना पड़ेगा। एडिशन जब लेंगे mv1 स्क्वायर अपॉन l प्लस mv2 स्क्वायर अपॉन l प्लस mv3 स्क्वायर अपॉन l, ये सबका एडिशन होगा, प्लस mvn/3 स्क्वायर अपॉन l। तो m/l सर नहीं समझ में आया। क्या बोले, नहीं समझ में आया। क्या नहीं समझ में आया वो पूछो, पर्टिकुलर पॉइंट। हमें ना, क्या नहीं समझा बोलो। ये फोर्स का आपने जो मल्टीप्लिकेशन करे वो कैसे करे सर? अरे देखो, फोर्स का फॉर्मूला रहता रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम चेंज होने का रेट। रेट फाइंड करने के लिए टाइम से डिवाइड करते हैं मोमेंटम को। तो मोमेंटम है 2mv1, देखो यहाँ मिला था 2mv1 बराबर, उसको डिवाइड किया मैंने टाइम से 2l/v1, देखो 2l/v1। तो v1 ऊपर आ गया, v1 स्क्वायर हो गया, 2 कैंसल, mv1 स्क्वायर अपॉन l। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल, उसको बोलते हैं फोर्स। फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट मॉलिक्यूल, ये मिला। फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकंड मॉलिक्यूल, वेलोसिटी का वैल्यू चेंज करें। फोर्स एक्सर्टेड बाय थर्ड मॉलिक्यूल, फोर्स का दूसरा नाम क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये सब की टोटल करेंगे तो मिलेगा टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ गिवन सरफेस पर सेकंड। तो ये सबकी टोटल क्या है, दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो इसमें से कॉमन मिला m/l1, देखो तीन सब में m/l1 कॉमन लो, ब्रैकेट के बाहर लो, तो ब्रैकेट में आएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर अप टू vn/3 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, दिस इज टोटल चेंज इन मोमेंटम, इसका दूसरा नाम है फोर्स। सेम फॉर्मूला लिखते हैं लेकिन लेफ्ट में लिखेंगे फोर्स। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ओके, एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन सरफेस, एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन सरफेस इज इक्वल टू टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ गिवन सरफेस। मतलब वही फॉर्मूला F इज इक्वल टू m/l, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर अप टू vn/3 ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहां पर अपने को लास्ट परसों मैंने बताया था जो RMS स्पीड फाइंड करना है, डेफिनेशन ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी। देखो ये सब वेलोसिटी है, वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर, ये सब वेलोसिटी का स्क्वायर है। इसका मीन निकालेंगे, उसको बोलेंगे मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ओके, तो इसका मीन कैसा निकालेंगे, तो कितने नंबर ये टोटल n/3, सबकी टोटल करेंगे, उसको n/3 से डिवाइड करेंगे। So v square means mean square velocity is v1 square plus v2 square up to vn/3 square divided by n/3। ये n/3 को इधर लेंगे तो v square into n/3, ओके।
v स्क्वायर इंटू n/3 हो गया। राइट में बचा सिर्फ इतना v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ये बचा। अब ये वैल्यू इसके जगह लिखेंगे ये फॉर्मूले में, तो मिला f, देखो f m/l, फिर जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट की जगह क्या आएगा, v स्क्वायर इंटू n/3, v स्क्वायर इंटू n/3। अब ये कैपिटल N स्मॉल m एक साथ लिखो, n इंटू m। क्यों एक साथ लिखे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड टोटल मास। उसके बाद ये v स्क्वायर इधर लिखा हुआ अलग से, 3 बाहर लो, 1/3 डिनोमिनेटर में, और l वैसा के वैसा लिखे, ठीक है। तो अब इसमें ये जो v स्क्वायर है, तो एज RMS वेलोसिटी v इज अंडर रूट v स्क्वायर बार, v स्क्वायर इज v स्क्वायर बार, ये है RMS वेलोसिटी, उसका स्क्वायर, RMS वेलोसिटी का स्क्वायर। अब ये मिला फोर्स, देखो दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स। अपने को फोर्स पर से प्रेशर फाइंड करना है, तो आपको पता है फोर्स से प्रेशर कैसा था, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, F/A इज प्रेशर। तो ये जो फोर्स मिला इसको डिवाइड करेंगे अगर एरिया से, तो मिलेगा प्रेशर। ओके, अब एरिया ऑफ शेडेड वॉल, एरिया कैसा मिलता, एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ है L, ब्रेड्थ भी है L, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ L इंटू L इज L स्क्वायर। एवरेज फोर्स, फोर्स का जो फॉर्मूला है वो वैसा के वैसा लिखो, F इज इक्वल टू 1/3 Nm/L v स्क्वायर, वैसा के वैसा लिखो, डिवाइडेड बाय A की जगह L स्क्वायर लिखे तो भी चलेगा, A वैसा के वैसा रखो, A ऊपर आएगा तो इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, A इंटू L, A रहता L स्क्वायर और एक L क्यूब मतलब वॉल्यूम। ये पूरा जो क्यूब है, क्यूबिकल कंटेनर है, इसका वॉल्यूम क्या था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, L इंटू L इंटू L क्यूब इज द वॉल्यूम, या तो कैपिटल V इज AL मीन्स वॉल्यूम ऑफ द गैस, तो AL की जगह यहाँ पर क्या लिखे, कैपिटल V वॉल्यूम ऑफ द गैस। अब कैपिटल N इंटू M is called mass of the gas denoted by capital M, और एक चीज mass divided by volume is called density, mass upon volume is density, P is equal to 1/3 density rho V square। ये मिला अपना फाइनल फॉर्मूला। ये फॉर्मूले पर अक्सर क्वेश्चन आते, 5 बार क्वेश्चन आया था और 3 मरतबा उस पर न्यूमेरिकल्स आए थे, इस पर MCQ भी आते, याद रखो, P is 1/3 rho V square, where P is pressure exerted by the gas on container, 1/3 rho is density of gas, and V square is square of RMS velocity। ओके, स्क्वायर ऑफ RMS वेलोसिटी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद करो, कभी भी मैं पूछूंगा तो प्रेशर, जैसा ही प्रेशर पूछेंगे फौरन 1/3 रो V स्क्वायर ऐसा बोलते आना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें का कुछ नहीं समझाऊंगा, तो वापिस से शॉर्ट में थोड़ा सा समझाता मैं। देखो ये क्यूबिकल कंटेनर लिया हुआ है जिसमें गैस भरा हुआ है, गैस में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और हर मॉलिक्यूल सेम रहता, हर एक का मास है m, टोटल मास हो गया कैपिटल M इज n इंटू m। ये क्यूबिकल कंटेनर में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस है, n को 3 पार्ट में डिवाइड करो, n/3 मूविंग अलोंग x एक्सिस, n/3 along y axis, remaining n/3 along z axis। Now we have to consider first particles moving parallel to x axis. First velocity of first particle is v1,
then V2, V3 up to Vn by 3. Okay, see, this is the diagram of first particle, mass m, velocity v1. It is moving towards right. It will collide with this shaded wall. So its momentum will change. Momentum is mv1 before collision, and when it collides and it will bounce back, its velocity will be minus v1. So momentum is minus mv1. Change in momentum is final momentum minus initial momentum, that is minus mv1 minus mv1 is minus 2mv1. As the negative sign is here, it indicates that molecule has lost the momentum. So according to law of conservation of momentum, this phase, this shaded phase has gained the momentum plus 2mv1. Now the molecule travels a distance 2L between two collisions. So the time between two collisions is distance upon velocity. Time is 2L upon V. So for first molecule, rate of change of momentum means momentum divided by time. 2mv1 divided by this time, 2L upon v1, you will get mv1 square upon L. This is for first molecule. There are n by 3 molecules. So for second molecule, you can write mv2 square upon L. For third molecule, for n by 3 molecules, if you take addition of all these, you will get total change in momentum of given surface per second is this. From these terms, if you take out common m upon L, remaining in the bracket is v1 square plus v2 square plus v3 square plus vn by 3 square. This is total change in momentum. So according to Newton's second law of motion, the total change in momentum is nothing but average force acting on the surface. So you can denote this by capital F. Average force acting is m upon L into this bracket. Now the term in the bracket is square of velocities. Square of velocities of n by 3 molecules. If you take the mean, it will be called mean square velocity. So mean square velocity v square bar is v1 square plus v2 square up to this divided by n by 3. Take this n by 3 towards left. V square bar into n by 3 will be v1 square plus v2 square up to vn by 3 square. So instead of this bracket, you can substitute this. So this equation becomes F is equal to m upon L into v square bar multiplied by n by 3. You rearrange the term 1 upon 3 nm upon L v square, where v square is square of mean of square. So as RMS velocity means if you take its square root, it will be called root mean square velocity v under root v square bar. So v square bar, you can say square of RMS velocity. This is square of RMS velocity. This is the total force exerted by the molecules. From this force, you can find pressure. If you divide this force by area, it will be pressure. So force 1 upon 3 nm v square upon L divided by कैपिटल ए. खुशबू स्क्रीन पे डॉट कर रहे, सीधा बैठो, रिमूव कर दूंगा. चैन से सुनो, कुछ करने का नहीं स्क्रीन पर. खुशबू. So force upon area 1 upon 3 nm v square upon L divided by capital A. A into L is volume. So instead of L, you can substitute V. Nm v square into 1 upon 3. N into M is capital M. N into small m is capital M. And then mass upon volume is density rho. Finally, you got
P is 1/3 rho V square. Okay, this is the expression for pressure. P is 1/3 rho V square. 2 बार 3 बार आहिस्ता आहिस्ता समझाया पूरे लेक्चर में, एक ही एक्सप्रेशन समझा मैंने क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या करने का, ये नोट्स आपको सेंड करता, ये याद 2-3 बार पढ़ो, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर लिखो, एक बार देख के, फिर एक बार बिगर देख के लिखो, ये एक्सप्रेशन आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इसके क्वेश्चन आंसर करने के अपने को अब कल कितनी 10 तारीख है, 11 तारीख से आपके 11 तारीख से टेस्ट है, तो इसके बाद लेक्चर बंद कर देंगे। लेक्चर बंद करेंगे आपका टेस्ट होने तक, 5-6 दिन तक। ये टेस्ट की पढ़ाई करो, मतलब कल जो पेपर रहेगा आज दिन भर उसकी पढ़ाई करने की, वो पेपर अच्छे से सॉल्व करने का। फिर जिसका पेपर आपको 11:45 बजे भेज दूंगा मैं, 12 से पेपर शुरू होगा। थोड़ा 10, 15, 20 मिनट आगे पीछे होंगे तो चलेगा, लेकिन बिल्कुल सही लिखने का, अच्छे हैंडराइटिंग निकालने का। मुझे पढ़ते आएंगे, ऐसे लिखने गंदा कुछ भी लिख के लाएंगे तो मार्क्स कट होंगे। ये मार्क्स बोर्ड के एग्जाम में ऐड हो सकते, ये साल वैसे मार्क्स ऐड हुए, आपको पता है कोरोना की वजह से एग्जाम कैंसिल हुआ था, तो ये मार्क्स पे फिर फर्स्ट टर्म एग्जाम होगा, फिर प्रीलिम एग्जाम होगा, तीनों मार्क्स का एवरेज निकलेगा। ठीक है, तो वो हिसाब से पढ़ाई करो अच्छे से। खुशी तुम अभी स्क्रीन पे स्क्रैच कर दे, पिछले बारी खंसानी की है, उसके पेरेंट्स को मैंने बहुत वार्निंग दिया, आज उसको लिया भी नहीं, रिमूव कर दिया। चैन से बैठने का, कुछ करने का नहीं। ठीक है, तो इसके बाद का पॉइंट जो भी रहेगा वो आपके टेस्ट के बाद देखेंगे। टेस्ट की पढ़ाई किए के बराबर चल रही है टेस्ट की पढ़ाई? हाँ सर। यस सर। हाँ, देखता ना मैं क्या पढ़े। यस सर। आपको एकदम आसानी से सॉल्व करते हैं, जैसे क्वेश्चन नहीं डाले हुए, ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आप टेस्ट सॉल्व करेंगे फिर थोड़ी सी चीटिंग करेंगे, नोटबुक में देख के लिखेंगे, फिर गूगल पे सर्च करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि ढूंढते रह जाओगे, कब तक भी ढूंढेंगे, फिर बहुत मुश्किल से आंसर मिलेगा, नहीं भी मिलेगा। लेकिन वो लिखो बराबर, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलाने की कोशिश करो। पेपर संभाल के अच्छे से आपके पास ही रखो, पेपर के ऊपर रोल नंबर वगैरह सब डालो, फिर हम लोग जब बोलेंगे आपको वो टाइम पे एक दिन आके पेपर जमा करनी, और शायद से अपना कॉलेज भी शुरू हो सकता है, जो भी रहेगा रोल नंबर अपडेट आपको ग्रुप पे देंगे। बोलो अंजुम, क्या बोल रहे? सर पीडीएफ भी सेंड करनी है क्या? सर रोल नंबर नहीं पता है ना। रोल नंबर कैसा नहीं पता है? पिछले साल जो थे वही डालो। ओके। पीडीएफ सेंड क्वेश्चन करने का अक्सा। सर, वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 48 है ना, उसमें जो वो डायग्राम दी हुई है एग्जांपल नंबर 2.9, उसके जो ऊपर जो मैम सर स्टेटमेंट है ना, तो वो आपने जो नोट सेंड किए तो उसमें वेलोसिटी है और टेक्स्ट बुक में विस्कोसिटी है, तो कौन सा राइट है, वेलोसिटी या विस्कोसिटी? क्या 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 पेज नंबर 48 पर जो एग्जांपल है 2.9, उसके हाँ। ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है, तो सर उसमें विस्कोसिटी दिए हुए टेक्स्ट बुक में, और आपने जो नोट सेंड किए थे उसमें वेलोसिटी है। हाँ, तो नोट्स राइट में कौन सा है सर? नोट्स में प्रिंटिंग मिस्टेक होंगी, विस्कोसिटी हो। विस्कोसिटी है। हाँ, वही हाँ, पूछना था सर। और Thank you. सुनो, अभी कौन पूछ रहा था अंजुम, जब आप पेपर लिखेंगे उसका फोटो निकाल के मेरे मोबाइल पे सेंड नहीं करने का। पिछले बारी वैसे किए थे तो मेरा मोबाइल हैंग हो गया था, उसमें एक साथ 200 मैसेजेस आ गए थे। वो सेंड मत करो, आपके पास ही रहने दो सेफ, फिर हम जब मंगाएंगे जब ला के देने का। ठीक है? ओके सर। चलेगा। चलो अभी लेक्चर खत्म हो गया, पढ़ाई करो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।